सुप्रभातम आप सभी को। मैं विवेक सर संस्कृत भारत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाने जा रहा हूं। जिन लोगों को भी संस्कृत में कुछ भी नहीं आता वह आज इस वीडियो को देखकर पूरा व्याकरण समझ सकते हैं कि व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको पहले एक कहानी बताना चाहता हूं कि एक बार पाणिनि मुनि जी ने भगवान शिव की तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने के लिए पाणिनि मुनि के प्रत्यक्ष प्रकट हुए और भगवान शिव ने डमरू बजाया और पाणिनि जी ने उस डमरू को सुनकर जो डमरू से उत्पन्न 14 सूत्र थे उन 14 सूत्रों को लिखा और लिखकर संपूर्ण व्याकरण की रचना की, जो इस तरह है। देखिए, आई उण रिल रिक ए ओंग आई औच हाय वरट लण यम गणनम झभय गणधस जब गणधस खप छटत चटतब कपय सस्सर हल। इन्हें इस तरह पढ़ा जाता है। एक बार में ये याद नहीं होंगे पर 2-3 बार आप ट्राई करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक सांस में आप बोल सकते हैं आई उण रिल रिक ए ओंग आई औच हाय वरट लण यम गणनम झभय गणधस जब गणधस खप छटत चटतब कपय सस्सर हल। इन 14 सूत्रों के जो अंतिम वर्ण है उनकी इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात उनकी गिनती नहीं की जाती, क्योंकि संस्कृत में नियम है जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है और उसकी गिनती नहीं की जाती। तो आप हर एक सूत्र में जो अंतिम वर्ण देख रहे हैं, जैसे ऐ उण णा अंतिम वर्ण है, रिल रिक का अंतिम वर्ण है, ए ओंग अंगा ये अंतिम वर्ण है, ए औच ये चा अंतिम वर्ण है, तो इनकी इत संज्ञा हो जाएगी और इनका लोप हो जाएगा। तो इस तरह यह अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रथम के जो 4 सूत्र हैं, 4 नंबर तक जो सूत्र हैं उन सूत्रों के अंतर्गत अच प्रत्याहार बनता है। आई उण के आ से लेकर ए ओच के चा तक अच प्रत्याहार होता है और अंतिम वर्ण को यदि हम हटा दें तो इस तरह यह 9 स्वर संस्कृत में मुख्यतः होते हैं, जो इस तरह है आ ई उ री ली ए ओ आई औ। इस तरह से यह 9 स्वर संस्कृत में मुख्यतः होते हैं। और यदि आपसे अब कोई पूछता है कि स्वर किसे कहते हैं तो आप उनको बतलाइए कि स्वरों का मतलब होता है जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात स्वरः स्वतंत्रः भवन्ति। कहने का मतलब है कि जो बिना किसी सहायता से उच्चारण होते हैं जो वर्ण, उन्हें स्वर कहते हैं या अच कहते हैं। संस्कृत में मुख्यतः 9 स्वर हैं और हाय वरट के हा से लेकर हल के ला तक जितने भी वर्ण हैं, अंतिम वर्ण को यदि हम हटा दें तो यह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार व्यंजन वर्ण में हा य व र ल य म ग ण न झ भ घ ड ध ज व ग ड द ख फ छ ठ त च ट त क प स स स और हा। इस प्रकार से यह हल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या है और इन्हीं को ही हम व्यंजन कहते हैं, इन्हीं को हम हल कहते हैं, हल को ही व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि हल या व्यंजन किसे कहते हैं तो आप उनको बताइए कि जो परतंत्र होते हैं, अर्थात जो उच्चारण करने में जिन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिनको स्वर और व्यंजन का ज्ञान हो गया उनको मैं बताना चाहूंगा कि स्वरों के भेद 3 होते हैं, अर्थात स्वर 3 प्रकार का हो जाता है उच्चारण की दृष्टि से, जैसे कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व का मतलब होता है जिस वर्ण को उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। जिस वर्ण को उच्चारण करने में 2 गुना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है और जिस स्वर को उच्चारण करने में सबसे अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। या हम ऐसे कह लें कि एक मात्रिक वर्ण ह्रस्व कहलाते हैं, द्विमात्रिक वर्ण दीर्घ कहलाते हैं और त्रिमात्रिक वर्ण प्लुत कहलाते हैं। ठीक इसी तरह आप सभी को व्यंजन के प्रकार भी मैं बताना चाहता हूँ कि व्यंजन वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन,
नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो आपको बताना चाहूंगा कि स्पर्श व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग आ जाते हैं। अर्थात इन लाइनों में जो वर्ण आते हैं, का वाली लाइन में, चा वाली लाइन में, या टा वाली या ता वाली या पा वाली लाइन में, वह सारे वर्ण स्पर्श व्यंजन कहे जाएंगे। क्यों कहे जाएंगे? क्योंकि जीभ से कहीं ना कहीं स्पर्श होगा, तब वह स्पर्श कहलाएंगे। अंतस्थ व्यंजन नंबर 2 या र ल व। अंतस्थ क्यों कहा? क्योंकि यह पेट की नाभि से उठते हैं। जब आप य कहेंगे, र कहेंगे, ल कहेंगे, व कहेंगे तो पेट की नाभि से उठेंगे ये चारों शब्द, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नंबर 3 की बात यदि हम कहें ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन का तात्पर्य है कि जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुख से गर्म सांस निकले वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, स, श, ह, ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें उच्चारण करने में गर्म सांस निकलती है, वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का तात्पर्य है कि जो वर्ण 2 या 2 से अधिक वर्णों की सहायता से बनते हैं या हम उच्चारण करते हैं, वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि छत्रज्ञ, तो जो छा बना हुआ है, कक्षा लिखते हैं, तो वो का, श और आ, इन 3 वर्णों को मिलाकर लिखा हुआ है। नीचे देख सकते हैं आप, लाइन चल रही है। इसी तरह त्र, तो त, र और अ, इस तरह त्र बनता है। ज्ञ, तो ज्ञ भी देख सकते हैं, ज प्लस ञ प्लस आ, ज्ञ। और भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि यह जो संस्कृत में 14 भगवान शिव के डमरू से निकले हुए सूत्र हैं, ये माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। और इन्हीं माहेश्वर सूत्र इसलिए ही कहते हैं क्योंकि भगवान शिव के डमरू से निकले हैं, और पाणिनि जी ने उनको सुनकर संपूर्ण व्याकरण की रचना इन्हीं वर्णों के आधार पर की है, जिसके अंतर्गत संधि, समास, कारक, प्रत्यय, अव्यय इत्यादि शब्द आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके ही साथ कैसे स्वर संधि होती है, दीर्घ संधि होती है और व्यंजन संधि होती है, और मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, कुछ और वीडियोस अच्छी आपके लिए और बनाऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। समस्त भारतवासी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।